नमस्कार मेरे शेरनियों, कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। आपका परिवार भी बेहद उम्दा होगा। आपका अपने यूट्यूब चैनल वीरू द्विवेदी एजुकेशन हब पर हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे संविधान से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तरीके से संविधान के पूरे क्वेश्चनों का आज हम पोस्टमार्टम करेंगे। आइए शुरू करते हैं। जितने भी लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल पर, उसको तुरंत सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रारूपी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूपी समिति जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, इसके अध्यक्ष कौन थे आपसे पूछा जा रहा है। तो जो इसके अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी कि डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अब प्रारूपी समिति का कार्य क्या था? तो एक तरीके से ये वो समिति थी जो सबसे ज़्यादा पावरफुल थी। कहीं ना कहीं इस समिति को जो है संविधान का जो एक निर्माण करने में जो अग्रिम भूमिका थी, इसी समिति की मानी जाती है ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके चेयरपर्सन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा मेरे दोस्त। तो इसी तरीके से आप लोग भी ज्ञानार्जन करते रहिए, जहां से जितना ज्ञान मिले बटोरते चलिए। चैनल पर जितने भी लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब करें। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो संविधान सभा के अगर स्थायी अध्यक्ष की बात आती है तो आप याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। लेकिन यहीं अगर पूछ लेता कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन है, तो अब आप डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी का नाम नोट डाउन रखिएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। संविधान सभा के अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया गया था? तो जो पारित किया गया था वो 26 नवंबर 1949 को एकदम अंतिम रूप से अंगीकृत करके पारित कर दिया गया था। बता दें, संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का टाइम लगा और 63,76,729 रुपये इस संविधान में खर्च हुए बनाने में। और संविधान लिखने का जो कार्य किया था वो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी ने संविधान को अपने कर कमलों से लिखा है। नोट डाउन रखिएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? तो जो भारतीय संविधान में आत्मा कहा गया है वो प्रस्तावना को कहा गया है, प्रीलिम्स को। प्रस्तावना को ही हम भारतीय संविधान की आत्मा कहते हैं। लेकिन अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार आत्मा पूछे तो आप याद रखिएगा संवैधानिक उपचारों के अधिकार को उन्होंने आत्मा माना था, जो कि आर्टिकल 32 में निहित है। नोट डाउन कर लीजिए। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? तो जो संविधान के निर्माता थे उन्होंने प्रस्तावना पर ही विशेष ध्यान दिया था। ये ऑप्शन एकदम करेक्ट है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है। भारत के जो संविधान की प्रस्तावना है वो है हम भारत के लोग। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, यहीं से शुरू होती है। डी फॉर डेनमार्क। नोट डाउन कर लीजिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो यहाँ गणतंत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारतीय जो यहाँ राज्य का जो प्रमुख होता है वो निश्चित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। यहाँ वंशानुगत कोई शासन प्रणाली नहीं है, इसीलिए इसे गणतंत्र कहा जाता है। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत एक ऐसा कैसा राज्य है? तो भारत एक जो है वो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? तो जो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है वो है राज्य सरकार जो है द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना, यानी कि राज्य के लिए सभी धर्म जो है क्या है वो समान है। प्रत्येक धर्म का समान जो है आदर और सम्मान किया जाएगा। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य इसमें जो भारतीय राज्य है वो किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता। डी ऑप्शन एकदम बेस्ट है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। गणतंत्र होता है तो जो गणतंत्र होता है जहां राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से नहीं चुने जाते वही गणतंत्र होता है। जहां जनता तो है सीधे अपने जो है प्रधानमंत्री का चुनाव हमारे देश से सीधे जनता द्वारा किया जाता है। तो ये कैसा है? ये गणतंत्र है यहाँ हमारे इंडिया में। नोट डाउन रखिएगा। डी फॉर डेनमार्क। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से वे 2 शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया है? तो वो 2 शब्द हैं समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष।
सी ऑप्शन, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष को बाद में हमारे संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। संविधान की प्रस्तावना को एक बार जो है संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया है 1942। मैं आपको बता दूं, इसीलिए संविधान की जो प्रस्तावना है इसको हम जब संविधान में जो 1972 में संशोधन किया गया था, मैं आपको बता दूं इसी संविधान के कारण ही इसे हम लघु संविधान की संज्ञा भी दे देते हैं। नोट डाउन रखिएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो भारत जो है एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया है। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं शामिल है? तो जो भारत के उद्देशिका में नहीं शामिल है वो है लोक कल्याण। डी ऑप्शन नहीं शामिल है। लोक कल्याण जो है ये नीति निर्देशक तत्वों का हिस्सा होते हैं, ये भी आप नोट रखिएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है कमजोर वर्ग के कल्याण का प्रबंधन करना। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि जो भारत है उसकी जो सरकार है वो संसदीय प्रणाली के अनुसार चलती है। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो जो सही क्रम है वो है सार्वभौम सत्ता संपन्न जनवादी धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणतंत्र, यानी कि सी ऑप्शन एकदम बेस्ट है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेकुलर का अर्थ क्या है? जो सेकुलर है वो यही है सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता देना, यानी कि जो हमारे भारत में है उसमें सभी धर्म या जाति पाति आदि का जो है वो समान अवसर दिया गया है, कोई इसमें विभेदीकरण नहीं है। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। शब्द धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था, इसके विषय में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? तो मैं आपको बता चुका हूं कि इसमें जो सही है ये वर्ष 1976 में जोड़ा गया था, बिल्कुल सही है। ये 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था, ये भी सही है। तो केवल 1 और 3 सही है, यानी कि सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नोट डाउन कर लीजिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न इसी से रिलेटेड है कि भारतीय संविधान किस दिन पूर्णतः लागू हुआ था? तो जो भारतीय संविधान है वो पूर्ण रूप से लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। डी ऑप्शन एकदम बेटर है। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ था, लेकिन ये अपनाया गया था तो मैं आपको बता चुका हूं कब, 26 नवंबर 1949 को। और इसी 1949 को ही आंशिक रूप से कुछ जगह हमारा संविधान लागू हो गया था, लेकिन पूर्ण रूप से यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। भारत कब गणतंत्र बना? तो भारत गणतंत्र बना 26 जनवरी 1950 को। जब संविधान लागू हुआ तभी भारत जो है गणतंत्र बना था। बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? तो जो भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? तो प्रस्तावना को आत्मा और कुंजी कहा गया है, लेकिन यहाँ पर ना बाबा अंबेडकर दिया है ना उस तरीके से पूछ रहा है, तो आप इसमें प्रस्तावना ही मारेंगे कि आत्मा प्रस्तावना को कहा गया है। अगर पूछ लेता भीमराव अंबेडकर के अनुसार तब आप मारते बी ऑप्शन संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये जो अंतर है बारीक ये आप समझ लीजिएगा। अगर बाबा अंबेडकर के अनुसार पूछे, भीमराव अंबेडकर के अनुसार आत्मा, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ना पूछे तो प्रस्तावना को मारिएगा। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? तो भारतीय जो मूल अधिकारों की संख्या है वो है 6। मूल अधिकार यूएसए से लिए गए हैं। मैं आपको बता दूं, पहले 7वां एक मूल अधिकार था जो जिसका नाम संपत्ति का अधिकार था, बाद में इसको हटाकर महज एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया था? तो ये जो हटा दिया गया था ये 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया था। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है? तो जब किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन होता है तो वो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय कहीं भी जाकर अपने मूल अधिकारों के खिलाफ लड़ सकता है। उसकी मांग के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। इसलिए सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार यानी कि राइट टू एजुकेशन मूल अधिकार माना गया है?
तो अनुच्छेद 21A में सीधे लिखा है कि 6 से 14 वर्ष तक का जो बालक है उसकी जो शिक्षा व्यवस्था है वो पूर्ण रूप से निःशुल्क होगी, फ्री ऑफ कंपलसरी एजुकेशन होगी। RTE जो कि 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में प्रभावी रूप से लागू हुआ था, ये भी आप नोट रखिएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? तो लोक कल्याणी राज्य की जो अवधारणा है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित है, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। और नीति निर्देशक तत्व जो है वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, ये भी आप याद रखिएगा, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को निर्देश देता है कि वो क्या करे? तो वो सिर्फ जो है ग्राम पंचायतों का गठन करने का निर्देश देता है, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। जब ग्राम पंचायतों के गठन को आर्टिकल 40 जो है मंजूरी देता है, सी ऑप्शन। अब ग्राम पंचायत की बात आई है तो बता दें कि पंचायती राज का जो आगाज हुआ था वो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश से हुआ था और सबसे पहले पंचायती राज की शुरुआत राजस्थान के नागौर जिले से हुई थी, ये भी आप नोट डाउन रखिएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई थी? तो जो मूल कर्तव्य हैं ये लिए गए थे रूस से, ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है, रूस से लिए गए थे मूल कर्तव्य। मूल अधिकार अमेरिका से लिए गए थे। बात करते हैं अगले प्रश्न की, संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? तो मूल कर्तव्यों की कुल संख्या है 11, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। 11वां जो है अभी 2002 में जोड़ा गया था। इसमें कहा गया है कि जो प्रत्येक अभिभावक हैं, माता पिता हैं, उनका जो फर्ज है वो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को विद्यालय में नामांकन कराएं और उन्हें जो है कंपलसरी एजुकेशन का लाभ दिलाएं। ये हमारा 11वां मूल कर्तव्य कहता है, नोट रखिएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। संविधान में मूल कर्तव्यों को किसकी समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया था? तो संविधान में जो मूल कर्तव्य है उनको जो है सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर शामिल किया गया था, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ही मूल कर्तव्यों को ऐड किया गया था। जब हमारा संविधान मूल संविधान था उसमें मूल कर्तव्यों का कोई जिक्र ही नहीं था, डियर याद रखिएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं रसगुल्ले, तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर और लाइक करें। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित है? तो जो भारतीय संघ की शक्ति निहित है वो निहित है किसमें? संसद में, क्योंकि संसद में ही प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सभी संसद का ही पार्ट है, इसलिए ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं, तो जो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं वो है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य एवं राज्यों की विधानसभा एवं विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि होती है, तो जो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो जो राष्ट्रपति का चुनाव है ये अनुपातिक प्रतिनिधित्व से होता है, बिल्कुल सही है। एकल संक्रमणीय पद्धति से होता है, ये भी सही है। अप्रत्यक्ष मतदान, ये भी सही है, यानी कि डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। इसके तीनों विकल्प सही हैं, ABC यानी कि डी फॉर डेनमार्क एकदम राइट आंसर है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति, तो जो भारत के एकमात्र राष्ट्रपति थे जो कि निर्विरोध चुने गए थे वे थे नीलम संजीव रेड्डी, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। ये निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो जो संसद का सदन है मैं आपको बता दूं ये किसी भी सदन के द्वारा लगाया जा सकता है, लेकिन महाभियोग लगाने से पहले 14 दिन पहले आपको सूचित करना पड़ता है कि हम आप पर महाभियोग की कार्रवाई करेंगे। मान लीजिए आप राज्यसभा से ही उसका जो है लगाने की प्रक्रिया बढ़ा रहे हैं, तो पहले राज्यसभा में उसके प्रस्ताव के लिए 50 राज्यसभा सदस्यों का अनुमोदन होना चाहिए। जब वो वहां से क्लियर होकर आगे बढ़ेगा तो लोकसभा में आएगा, जब लोकसभा से भी क्लियर होगा तभी महाभियोग लग सकता है मेरे डियर। इतना आसान नहीं है महाभियोग की प्रोसेस को, नोट डाउन रखिएगा, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है? तीनों सेनाओं के अध्यक्ष बनाए गए हैं CDS जनरल बिपिन रावत, लेकिन उनको मिलाकर भी जो मेन अध्यक्ष कहलाता है भारतीय सेनाओं का वो होता है राष्ट्रपति, ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है, नोट डाउन रखिएगा। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन है? तो वो होते हैं भारत के प्रेसिडेंट इस समय रामनाथ कोविंद जी भारत के प्रेसिडेंट हैं और वाइस प्रेसिडेंट आपके M वेंकैया नायडू जी हैं, नोट रखिएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? तो कार्यपालिका की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति में ही निहित होती है, ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है।
उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। तो जो उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं वो राज्यसभा एवं लोकसभा के सदस्य ही शामिल होते हैं। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, क्योंकि इसमें जो है मनोनीत सदस्य भी राज्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में शामिल हो जाते हैं, क्योंकि जो मनोनीत करता है वो राष्ट्रपति करता है, इसलिए वो मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में तो शामिल नहीं हो पाते, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य शामिल हो जाते हैं, जो कि राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत होते हैं, लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत होते हैं, यानी कि 14 सदस्य कुल प्रेसिडेंट के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। नोट रखिएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर देता है? तो 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है? तो भारत में जो उच्च सदन है या ऊपरी सदन है उसे हम राज्यसभा के नाम से जानते हैं। बी ऑप्शन एकदम सही है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसका कभी भी विघटन नहीं हो सकता। इसके जो सदस्यों का कार्यकाल है वो 6 वर्ष का होता है और प्रत्येक 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष बाद जो है वो रिटायरमेंट लेते रहते हैं। नोट डाउन रखिएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी कौन करता है? प्रेसिडेंट करते हैं। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। यदि प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री सदन का सदस्य नहीं है तो उसे पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक है? तो उसे 6 माह के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक है। नोट रखिएगा। 6 माह के अंदर उसे लोकसभा या राज्यसभा कहीं का एक सदस्य होना अनिवार्य है, तभी वो अपने पद पर कार्यरत रह पाएगा। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो जो मंत्रिपरिषद है ये सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो लोकसभा के जो अधिकतम सदस्यों की संख्या हो सकती है वो 552 हो सकती है। टी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। लेकिन फिलहाल अभी भारत में 543 जो है निर्वाचित सदस्य है और 2 लोकसभा सदस्यों को प्रेसिडेंट नियुक्त करता है, तो यानी कि 545 से संख्या। 7 जो सीटें हैं वो पाक अधिकृत क्षेत्र में आती हैं, जो कि अभी विवादास्पद है। आगे देखते हैं कि वो सीटों का क्या होता है, लेकिन संविधान में 552 सीटों का उल्लेख मिलता है। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? तो राज्यसभा की जो अधिकतम सदस्य संख्या है वो है 250। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। इसमें 238 निर्वाचित होकर आते हैं और 12 जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो जो धन विधेयक को प्रमाणित करता है राष्ट्रपति। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। और धन विधेयक और साधारण विधेयक में क्या अंतर होता है? तो बता दें, धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जाता है और धन विधेयक को सिर्फ कैबिनेट का मंत्री ही पेश कर सकता है, कोई अन्य विधायक या सांसद नहीं पेश कर सकता। इसे सिर्फ कैबिनेट मंत्री ही पेश करता है धन विधेयक को। और धन विधेयक की केवल राज्यसभा में चर्चा होती है और साधारण विधेयक को कोई भी पेश कर देता है। ये नोट डाउन करिएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो जो केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है वो होता है महान्यायवादी, यानी कि के वेणुगोपाल इस समय भारत के महान्यायवादी हैं। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन चलाता है? तो जो संघ राज्य क्षेत्र होते हैं उनका जो प्रशासन चलाता है वो उपराज्यपाल चलाता है। जैसे मैं आपको बता दूं, अभी हाल ही में जम्मू और कश्मीर 2 संघ प्रदेश अलग अलग बने हैं। जम्मू कश्मीर में लद्दाख और जम्मू कश्मीर। तो लद्दाख के समय उपराज्यपाल कौन है? तो आर.के. माथुर जी हैं। लेकिन अगर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल की बात की जाए तो कौन है? जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल इस समय मनोज सिन्हा जी हैं। इसी तरीके से दिल्ली भी क्या है, एक ऐसा ही यूनियन टेरिटरीज है और वहाँ भी कौन है? वहाँ हालांकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं, लेकिन जो वहाँ का मेन मुखिया है उपराज्यपाल ही होता है और उपराज्यपाल दिल्ली के अनिल बैजल जी हैं। ये भी आप नोट रख लीजिए। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नोट रखिएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारतीय गवर्नर जनरल लिखा है दोस्तों, आप मारिएगा चक्रवर्ती गोपालाचारी। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगर भारतीय न लिखा होता तो आप लॉर्ड माउंटबेटन मार देते। अगर पहले गवर्नर जनरल की बात करता तो लॉर्ड माउंटबेटन आप मार देते, लेकिन यहाँ लिखा है भारतीय गवर्नर जनरल तो चक्रवर्ती गोपालाचारी एकदम करेक्ट आंसर है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा तथा राज्यसभा में मनोनीत किए जाने वाले सदस्यों की संख्या क्रमशः कितनी है? तो लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12, यानी कि बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। पहले लोकसभा पूछ रहा है तो 2 लगाइए, राज्यसभा 12, यानी कि बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। लोकसभा एवं राज्यसभा के 2 अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतर होना चाहिए? तो अधिकतम जो अंतर है वो 6 माह का होना चाहिए। सी ऑप्शन
एकदम करेक्ट है। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो यहाँ राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख पूछ रहा है दोस्तों। राज्य की कार्यपालिका का जो प्रमुख होगा वो राज्यपाल होता है। इन्हें हम महामहिम के नाम से जानते हैं, नोट डाउन करिएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। संविधान के अनुसार विधानसभा की सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है? तो जो संविधान के अनुसार विधानसभा की अधिकतम सदस्यों की संख्या हो सकती है 500 हो सकती है। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत में कुल कितने राज्यों में विधान परिषद विद्यमान है? तो 6 राज्यों में विधान परिषद विद्यमान है। डी ऑप्शन एकदम सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्य का मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राज्य का जो मंत्रिमंडल है वो सीधे उत्तरदायी होता है किसके? विधानसभा के प्रति। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। ये थे दोस्त आज के लगभग 60 से 70 क्वेश्चन, जो कि आपको एकदम संविधान का क्लीन स्वीप वीडियो था। संविधान से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे मैंने सारे क्वेश्चन घुमा फिरा कर लाए आपके सामने कि कैसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हर क्वेश्चनों का हमने डीपली नॉलेज के साथ एक एक क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करते हुए मैंने आपके सामने एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल क्लियरिफाई किया। आपको कैसा लगा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्त, ताकि हम संख्या बल को और बढ़ा सकें। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बिंदास रहिए। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।